निठल्ले की डायरी। अगर आपको अच्छा लगे और आपको पसंद आए तो हर सीट के बाद तालियां बजा के कलाकार का उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तेरे साथ भी वही बोलता आ गए आप लोग। नमस्ते। निठल्ले की डायरी देखने आए हैं। धन्यवाद आप सबका। एक बात बताइए, क्या निठल्ला भी डायरी लिखने का काम करेगा? असंभव। ठीक वैसे ही अविश्वसनीय जैसे तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपि टाइप करते पाए गए। या ये भी कह सकते हैं कि तुकाराम अपने पियानो पर अभंग गाते थे। मगर निठल्ले में फर्क होता है। जैसे इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार और शिक्षा विभाग के ईमानदार में फर्क होता है। गोया दोनों ईमानदार, पर ये निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का था। पूरी डायरी पढ़ने पर ऐसा मालूम होता है ये निठल्ले के नाम से इसलिए बदनाम था क्योंकि ये कोई भी काम लगातार नहीं करता। अगर ये चौराहे पे खड़े होकर के लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम करता, तब भी लोग इसे निठल्ला नहीं कहते कि ये तो जी लगाकर मुंह चिढ़ाने का काम करता है। जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जाता है तो मुंह चिढ़ाना काम क्यों नहीं? और दूसरा कारण ये भी है कि ये कोई भी काम अपने फायदे के लिए नहीं करता। अगर गैर कानूनी शराब उतार कर बेचता, बड़ी हवेली खड़ी कर लेता, तो बड़े बड़े कर्मयोगी इसे गुरु मानते। पर ये ऐसा कुछ नहीं करता था। घूमता रहता, जहाँ तहाँ घुस जाता था और नियम इसकी ज़िंदगी में नहीं थे। नियम के कारण ही
एक उल्टा कहलाती है तो दूसरी पतिव्रता, जबकि उल्टा का कुल मिलाकर पुरुष संबंध पतिव्रता से कम होता है। तब खैर, एक बात बताइए, श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की? बताइए। नहीं पता, मैं बता रहा हूं। क्या कृष्ण ने सचमुच रणभूमि में वो सब अर्जुन से कहा जिसे व्यास ने लिखा? इस सारे उपदेश का नतीजा क्या हुआ? अर्जुन ज्ञानी हो गया और लड़ने लगा। यानी ज्ञानी वो जो लड़ने को तैयार रहे, पर दुर्योधन तो पहले से तैयार था। यानी दुर्योधन अर्जुन से ज्यादा ज्ञानी था। यानी बुरा आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा ज्ञानी होता है। ये बात मेरे गले नहीं उतरती। गीता ना कृष्ण ने कही, ना व्यास ने लिखी। गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखी या पैसे देकर किसी से लिखवाया? प्रमाण मुझे मिल गया है। गीता में लिखा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारे अधिकार में सिर्फ काम करना है, फल की इच्छा मत करो। हे मजदूरों, भगवान का आदेश है कि काम करते जाओ पर तनख्वाह मत मांगो। ये उपदेश हड़ताल तोड़वाने के काम आ सकता है, पर भगवान ऐसा आदेश नहीं दे सकते कि काम करो तो पैसा मत मांगो। तो सिद्ध हुआ, गीता या तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने लिखी, पैसे देकर किसी से लिखवाया। इसलिए राजगोपालाचारी गीता विशेष प्रिय है। मगर इस शोध के बाद मुझे कर्म से रुचि हो। पुराने जमाने की बात है, भारत में किसी जामुन के पेड़ के नीचे 3 लोग मुंह खोले बैठे थे और वो ये कह रहे थे, आ जामुन, मेरे मुंह में भी जामुन गिरने ही वाली। कि वहाँ एक घुड़सवार आ गया और वो घोड़े पर बैठकर घूमने को बड़ा काम आता है। जैसे आजकल कह सकते हैं सरकारी जीप में बैठ के वो बड़ा काम माना जाता है। उस घुड़सवार ने उन तीनों को हंटर मार मार के वहां से भगा दिया। कई सालों बाद पश्चिम में एक लड़का एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा और वो भी कह रहा, आज सेब मेरे मुंह में। पर ध्यान देने की बात है, सेब जामुन से बड़ा होता है। निष्कर्ष ये निकला कि पश्चिम का मुंह पूर्व से बड़ा होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बीते साम्राज्य और सेब उसके गवाह है। पर वहाँ उस समय कोई घुड़सवार नहीं आया, क्योंकि यूरोप के सारे घुड़सवार संकट में फंसी सुंदरियों की रक्षा खोज खोज कर रहे। सेब गिरा और लड़के ने ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज लिया। अगर उस दिन वो घुड़सवार वहां ना आया होता और उनमें से किसी एक के भी मुंह में वो जामुन गिर जाती, तो उस महान सिद्धांत की खोज का श्रेय भारत को मिल जाता। सारा देश अब पछताता है कि अगर हमारे में 3 जामुन के नीचे बैठे मनीषी छेड़े ना जाते, एक महान खोज का श्रेय भारत को मिल जाता, यानी हमें मिल जाता। ऐसी ही गलती तब हुई थी जब लक्ष्मण ने मरणासन रावण से दुनिया भर की नीति की बातें तो पूछी, मगर ये नहीं पूछा कि गुरु उस गोली का फॉर्मूला तो बता दो जिसे खाकर आपके मरहूम भाईजान यानी कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते रहते थे। पश्चिम विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे क्यों बढ़ा, क्यों इतना उन्नति कर रहा है? क्योंकि वहां अनुसंधान करते मनीषी को सभी तरह से सुविधाएं दी। हमारे यहाँ वो निरादर के पात्र। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी, शायद कहीं भी हो, कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं पूछता हूँ, अगर उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो उसकी मर्जी के बिना चोरी भी नहीं होती। यानी चोरी वही करवाता है और पुलिसमैन से गश्त भी वही दिलवाता है। इसमें करणीय क्या है और अकरणीय क्या है? अभी तो यही निश्चित नहीं है कि वो जेब काटने को बुरा मानता है, आखिरकार जेब तो वही कटवाता है। दरअसल बात ऐसी है कि मैं कुछ कामों को अच्छा मानकर करता जाऊं, बाद में पता चले कि वो इन चीज़ों को बुरा मानता है, मैं तो नर्क में चला जाऊंगा। अगर मैं जीवन रक्षा को अच्छा मानकर करता जाऊं और बाद में पता चले कि वो आबादी घटाने के लिए लोगों को मरवाना चाहता है, ऐसी हालत में मेरा सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। नहीं,
जब तक ये निश्चित नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं अगर नहीं सही, गली के मोड़ पर जगन्नाथ काका पालती मारे बैठे रहते। आइए मिलते हैं उनसे। और काका क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। सुबह पूछता हूँ तो बैठे हैं, दोपहर पूछूं तो बैठे हैं, शाम को पूछूं बैठे हैं। और काका क्या हाल है? कुछ नहीं, बैठे हैं। आज मेरे सवाल बताइए। कहिए काका, बैठे हैं क्या? तो भैया क्या करें, तुम्हें बता दो। बैठे हैं। अब काका मैं क्या बता सकता हूँ, आप सोचिए कि क्या करना चाहिए। अरे सब सोच लिया। कुछ करो तो आधे काम अच्छे होते हैं और आधे बुरे। अच्छा, कुछ ना करने से कोई काम बुरा नहीं होता। तो भैया ऐसा है, कुछ बुरा करने से अच्छा है कि बैठे बैठे अच्छा सोचा करो। 26 तारीख की रात 11 बजे पंडित नेहरू ने कहा कि मैंने अपना सारा काम पूरा कर दी, सारी फाइलें निपटा दी और अगले दिन उनकी मृत्यु हुई। तो काका इस सब से देशवासियों को क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? यही कि अपना पूरा काम करना खतरनाक है। जिसकी फाइलें पूरी हो जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर तुम्हें जीवित रहना है और देश की सेवा करनी है तो अपनी फाइलें कभी पूरी मत करो। मतलब काका जिसके टेबल पर फाइलों का जितना बड़ा ढेर होगा वो उतना ही दीर्घायु होगा बिल्कुल। और उतना ही बड़ा देश सेवक भी होगा। अरे हाँ, शासन में मंत्री से लेकर क्लर्क तक वे सब मेरी श्रद्धा के पात्र हैं, जो कभी अपना काम पूरा नहीं करते। पर मैं अब ऊब गया हूँ। मैंने दुनिया के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचा है। अब मेरे लिए कुछ सोचने को नहीं बचा। हाँ, कल से मैं घूम घूम कर लोगों के काम में दखल दूंगा और कल से मेरा ये दखल अभियान काम शुरू होगा। आज सुबह उठा तो कल का संकल्प याद आ गया कि कुछ ना करूं पर दूसरों के काम में दखल जरूर दूंगा। पर कोई दखल देने नहीं देता जब तक आप उनका भला ना करना चाहते। तो भला करने के लिए दखल देना जरूरी है। अब मैं व्याकुल हो गया हूं लोगों को भला करने के लिए। बस साला बच गया। और लड़के, ये कुत्ते को पत्थर क्यों मारता है? काट खाएगा ना तो 14 इंजेक्शन लगेंगे। बस ओ हीरो, यहाँ साइकिल क्यों खड़ी करता है? ये चबूतरा है साइकिल स्टैंड। बस साला। राम राम काका। राम राम। अरे हातिम साहब, कहाँ चल रही है सुबह सुबह? काका मैंने सोचा है आज से दूसरों का भला करूंगा। और अपना भला कब करोगे? अरे जो अपना भला नहीं कर सकता वो दूसरों का क्या भला करेगा? वो जानता ही नहीं कि भला होता क्या है। समझे? नहीं समझे? नहीं समझा। मैं समझाता हूँ। जनता के जितने भी सेवक हैं सबके घर भरे हुए हैं। क्यों माल बटोर रखा है उन्होंने? क्यों? बताओ। अरे जब उनके पास धन होगा तभी तो उनको धन का महत्व समझ में आएगा और निर्धन जनता की हालत सुधारने की स्फूर्ति पैदा होगी। मगर काका मैंने तो सुना है कि लोग अपना सर्वस्व त्याग कर दूसरों का भला करते हैं। गलत सुना है। और तूने तो सुना है पर मैंने तो देखा है। उस सेवक जी को जानता है? अरे जिसकी चौक में तिमंजली इमारत बनी हुई है। अच्छा वो? हाँ, अंग्रेजों के जमाने के नेता हैं। पहले गरीब मजदूर और किसानों के जुलूस निकलवाते थे और नारे लगवाते थे। इंकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद, इंकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद, इंकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जी सेवक जी, आप तो हमसे नारा लगवाते थे कि इंकिलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। तो इंकिलाब तो हो गया मगर हमारे घर तो वैसे के वैसे ही है जी।
वैसे ही गंदी झोपड़पट्टियों में हम अभी भी रहते हैं जी। तो बताओ कब बनेंगे हमारे मकान जी? अरे भाई आप लोगों को गलतफहमी हुई है, हैं? वो नारा आपके लिए नहीं हमारे लिए था। वो देख रहे 3 मंजिला मकान पूरे तेरे की हमारा है भाई। पहले अपना विकास फिर दूसरों के लिए प्रयास। अब हमने हमारा विकास तो कर ही लिया, अब आपके लिए करेंगे, प्रयास करेंगे। अरे लगाओ। इनकलाब जिंदाबाद। उजड़े घर होंगे आबाद। इनकलाब जिंदाबाद। उजड़े घर होंगे आबाद। इनकलाब जिंदाबाद। तो देखा आदिम साहब, पहले अपना फिर दूसरों का। अरे भगवान ने भी पहले अपने लिए गरुड़ का इंतजाम किया और फिर मनुष्य के लिए घोड़े की सवारी बनाई और अभी हाल ही में वो हवाई जहाज बनाने दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम शायद विश्वास करते हो कि कबीर महात्मा थे, वो तो थे ही। त्यागी थे, बिल्कुल थे। वो खुद को भूखा रखकर दूसरों को खिलाते थे। ऐसा ही था। बुद्धू, तुम उनको समझे ही नहीं। अरे उनका एक दोहा है, साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जरा गौर करो, कितने चालाकी से भरा हुआ दोहा है ये। पहले उन्होंने अपने कुटुंब का इंतजाम कर लिया और फिर अपना, और जब कुछ बच गया तो साधु न भूखा जाए। तो अपने और परिवार के बाद उन्हें दूसरों की याद आई। तुम कहते हो कि वो अपने आप को भूखा रखकर दूसरों को खिलाते हैं। इस मोहल्ले में मौसी रहती है, उसका भला करना चाहिए। बूढ़ी है, बेचारी है, लाचार है उसका। मौसी, अरे ओ मौसी। मौसी ज्यों ज्यों बूढ़ी और बीमार होती गई त्यों त्यों निर्मल और कर्कश होती गई। अब ममता भी शक्ति के साथ चलती है। निर्मल का क्या प्रेम, क्या ममता और क्या सहानुभूति। क्या है? अरे मौसी, मैं कह रहा था चल तुझे डॉक्टर से दिखा देता हूँ। अब डॉक्टर के पास क्या जाना रे? अब तो सीधा भगवान के पास जाऊंगी रे। मतलब मौसी तू जीने से बिल्कुल उब गई है। अरे अब तो सीधा मौत आए तो ठीक रहेगा। इसमें सोचने की क्या बात है मौसी? ला मैं तेरा गला घोट देता हूँ। नाराज ना हो मौसी, मैं तेरा भला करना चाहता हूँ। अगर गला घुटवाने में तकलीफ हो रही है तो जहर ला देता हूँ। कीड़े पड़े नाक पे, कीड़े पड़े। देखो रे देखो, बुढ़िया को मारने चला है। मौसी देख, मौसी ना तू जीना चाहती है ना मरना चाहती है, ना जहर खाती है ना दवा खाती है। बता मैं तेरा भला किस तरह करूँ? भला करेगा? देख इतने लोग हैं, जा उनका भला कर। 100 साल जीऊंगी मैं, 100 साल। आज दिल पीने की तमन्ना है। लव यू बेबी। गणेश बाबू, लव यू। शाम को अजय मैंने कहा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कह रहे थे आपकी तरक्की रुकी हुई है। हाँ कह तो रहे थे। अरे तो चलिए ना सेक्रेटरी बाबू से कहकर आपकी तरक्की करवा देता हूँ। अरे कौन सी दुनिया में रहते हो यार, तरक्की तो पिछले महीने हो गई। और तुम्हें पता है सत्यनारायण की कथा भी हो गई। गांव वाले, बाहर वाले, अड़ोस पड़ोस के यार दोस्त सब प्रसाद भी खा गए। पर अरे गणेश बाबू सुनिए, एक और तरक्की करवा लीजिए। पगला गए हो क्या? मंद बुद्धि, दिमाग नहीं है? इतनी जल्दी जल्दी तरक्की नहीं आती। चलो बेटा, सुबह से आगे आराम से चढ़ना। बाय बाय। वाजपेयी जी। बाय बाय। अरे गुड मॉर्निंग वाजपेयी जी, गुड मॉर्निंग। आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। किस दुनिया में? भर्ती तो जुलाई में हो चुकी है, सितंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा है, तो ज़्यादा पता तो है नहीं, बड़ा है भर्ती कराने के लिए। चलिए हम और भी काम है। सुनिए तो वाजपेयी जी, मैं कह रहा था कि कम पैसों में अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दूँगा। आपके बच्चे हैं? नहीं, सबसे पहले आप शादी कीजिए, बच्चा पैदा कीजिए, तब समझ में आएगा बच्चों की जिम्मेदारी क्या होती है। चलो। अरे वाजपेयी जी, अरे सुन तो लीजिए। कोई ऐसा नहीं मिला जिसका भला मैं कर सकूं। अब मुझे समझ में आया कि लोग इतने स्वार्थी क्यों हो गए। वे दूसरों का भला करना चाहते हैं
और कोई उनसे भला नहीं करवाना चाहता। वो मजबूरी में स्वार्थी हो गए। लोग उनकी निंदा करते पर असल में वो दया के पात्र हैं। बेचारे मजबूरी में स्वार्थी हो गए। मोहल्ले में ये खबर फैल गई थी। दोपहर को एक आदमी आया, सुनिए भाई साहब, आप ये जो दूसरों का भला करने के लिए निकले हैं? जी बिल्कुल सही सुना है। कोई मिला कि नहीं? हाँ, नहीं मिला। चलिए हम अपना भला करा लेते हैं। बताइए कैसे कर सकता हूँ आपका भला? जाइए तो फिर ले आइए बोतल। भाई साहब, आपका दिमाग खराब है। सरकार कहती है दारू पीना हानिकारक है और आप शराब की बात करते हैं। तो फिर वो ठेके खोलती ही क्यों है? अच्छा एक काम कीजिए, आधा ही ले आइए। पेच ढीला है, समझ में नहीं आ रहा एक बार में आपको। तो पौवा ला दे यार, मैं तो वही पी लूँगा। आपको नहीं का मतलब नहीं समझ आता है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा ला पैसे दे। काय बात के पैसे? भला करने के। भाई साहब, अब मेरे पास तो पैसे है नहीं। आप चाहे तो भला करवा के 5 जूते मार लीजिएगा। हाँ नहीं, मेरा जैसे बेटा जूते नहीं पहनता, मेरे पास से ही चप्पल है। अरे तो उससे मार लीजिएगा। मैं तुझे तो मैं चप्पल भी मारूंगा ना, मेरी ही चप्पल की बेइज्जती होगी। कैसा भला करेगा भाई? दारू मांगे दारू नहीं है, पैसे मांगे पैसे नहीं है। अरे भले करवाने वाले सर भला करेंगे। ये भी सौदा नहीं पड़ा। अरे ड्राइवर, गाड़ी पार करके चाबी मेम साहब को दे देना। शिवशंकर बाबू। अरे वाह वाह शिवशंकर बाबू, वाह 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 वाह, क्या कहने आपके। कोई हो तो आपके जैसा। एक मकान से 4 मकान है। अरे एक गाड़ी से भाई 3 साहब। गाड़ी। अरे वाह 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 वाह। एक बात मुझे समझाइए, इतना सब कुछ आता कहाँ से? बस ससुराल से मिला है। भाई साहब, ऐसे ससुराल कहाँ मिलते जो दहेज किस्तों में देते? हाँ? आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा। अच्छा सुनिए भाई साहब, हाँ, हम सुने आप लोगों का भला करने निकले। बिल्कुल। तो फिर देखिए ऐसा है, हमरा भला करवा दीजिए। अब वो कहा है ना, हमरा तबादला बहुत खराब जगह हो गया, हमें कहीं अच्छी जगह भिजवाइए। हाँ, बड़े साहब के यहाँ चलिए, यूं आपका तबादला हो जाएगा। आइए मेरे साथ, आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग पतलून की जेब में हाथ क्यों डाले रहते हैं? हाथ इतने गंदे होते हैं कि इन्हें जेबों में छिपाए रहते हैं। खुलकर फूल को तोड़ते क्यों नहीं? खुलकर उसे सूंघते क्यों नहीं? कई सालों का ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि अपने ही बगीचे का फूल तोड़ते अब तो जी धड़कता है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे किसी अपने ही पौधे से पूछ ले रहा है। खैर छोड़िए, कहिए क्या काम? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। नो, आई डोंट रिमेम्बर। पिछले साल अखबार में आपका एक स्कैंडल छपने आया था, जिसको मैंने रुकवाया था। स्कैंडल? हाँ, स्कैंडल। कैसा स्कैंडल? मुझे तो नहीं मालूम है। पिछले साल मेरे गली के कुत्तों ने आपको देखकर भौंकना बंद कर दिया था। वो तस्वीर और फोटो आज भी मेरे पास है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको हमेशा याद रखे, तो उसके दिल में प्यार पैदा करने की झंझट ना पालिए। उसका स्कैंडल अपने मुट्ठी में कर लीजिए, फिर वो आपको सपने में भी प्रेमिका के बाद जरूर याद रखेगा। ये कहाँ मिलती है? क्या? मुस्कान क्या चश्मे की दुकान में मिलती है या जनरल स्टोर में? ये हम लोगों को सरकार के द्वारा सप्लाई की जाती है। 10 या 12 तरह की होती हैं। पहली मुस्कान जो मैंने आपको दी थी -1 नंबर की है, बात टालने के काम में आती है। 2-4 मुझे मिल सकती है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितनी चाहिए उतनी स्टोर से निकलवा देंगे। क्या दाम लगेगा?
अरे कुछ नहीं, आखिर हमारे हेड कलर के बच्चे भी तो वो दफ्तर के फॉर्मों पर स्कूल का कुछ कच्चा काम करते हैं, हो जाएगा। मगर फिर भी आपको मुस्कानों का हिसाब किताब तो रखना पड़ता होगा। तो क्या हुआ, राइट ऑफ करा देंगे, लिखा देंगे कि 5-6 मुस्कानें सड़ गई। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये जो समाजवादी विकास योजनाएं चल रही हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग चल रहे हैं, इससे देश की हालत में कितना परिवर्तन हो रहा है? देश में काफी परिवर्तन हो रहे हैं साहब। हाँ। अब देखिए ना, कपूर फाइनेंस में चला गया, कालरा का होम में तबादला हो गया, शर्मा एजुकेशन में चला गया, रस्तों की डिस्ट्रिक्ट में चला गया और वर्मा रेवेन्यू में फिर वापस आ गया। मेरा मतलब है इससे देश की हालत में कुछ खास परिवर्तन हुए हो तो? अरे हाँ, खास ही बता रहा हूँ। रॉयल लीव पर चला गया, श्रीवास्तव की इंक्वायरी हो रही है, भगत अभी फॉरेस्ट गया है, बंदोबस्त की स्पेशल ड्यूटी लगी है, सेंटर डेवलपमेंट पे चला गया शंकर, जीडीए में फिर वापस आ गया। इसका मतलब इस बीच देश की हालत में सुधार? अरे हालत बिगड़ी है और आपको नहीं मालूम, सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया। वो पपीता जिसे मैंने बाद में लगाया था, वो साला पहले वाले को ही सुपरसीड कर गया। अच्छा ये बताइए, इस साल की देश की सबसे बड़ी घटना कौन सी? अरे यही कि सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया यार। साहब, ये हमारे शिवशंकर बाबू हैं। नमस्कार। इनका तबादला करवाना। अच्छा, कहाँ तबादला करवा रहे हैं? अरे फला जगह तो सीएम का साला है, फला जगह ईएम का भांजा है, फला जगह डीएम का कक्का है, कहाँ करवा रहे हैं भाई साहब? मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ किसी का कोई ना हो। एक जगह है तो वहीं करवा दीजिए। वही तो है। क्या हातिम साहब, करा दिया शिवशंकर का तबादला? वो तो नहीं हो सका था। मैं जानता था तुमसे किसी का भला नहीं हो सकता। अरे पहले तबादले के सिद्धांत समझो, तब उसमें हाथ डालो। देखो साहब, जब खुद तबादला कराता है तो वो दंड होता है, और जब किसी की प्रार्थना पर कराता है तो वो कृपा होती है। और कृपा करने का कोई नियम शासन में नहीं है, लेकिन सजा देने की छूट है। तुम एक काम करो, शिवशंकर को सजा दिलवाओ, तबादला खुद ब खुद हो जाएगा। मगर काका, मैं उसे सजा क्यों दिलवाऊंगा? अरे उसके भले के लिए, तभी तो होगा तबादला। उससे कहो कि आज से लगातार 3 दिन साहब के बंगले के बाहर खड़ा होकर उसे गालियां दे, और जब वो बाहर आए तो उसको नाम और पद बता दे। मगर काका, नहीं साहब कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? नहीं करेगा। अरे कर ही नहीं सकता। ये सरकारी अधिकारी जितने भी होते हैं बहुत ही डरपोक और कमजोर होते हैं। ये तबादले से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मगर काका, शिवशंकर गाली देने की हिम्मत नहीं करता। वो मैं जानता हूँ, पैसा खाता है ना, इसलिए। और गाली वही दे सकता है जो रोटी खाता है। पैसा खाने वाला सबसे डरता है। अगर उसे किसी कुत्ते ने काट लिया ना तो गाली नहीं देगा, कहेगा स्वान श्रेष्ठ, काट लिया तो कोई बात नहीं, पर मेरी रिपोर्ट मत कर देना। अब तबादले का दूसरा सिद्धांत, जो जहां ठीक काम कर रहा है उसे वहां से हटाना। अरे ये तो अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है। अगर उच्च अधिकारी को लगता है कि उसका नीचे का अधिकारी अच्छा काम कर रहा है और उससे जनता का फायदा है, तो वो उसका तबादला करा देगा। तुम एक काम करो, शिवशंकर की तारीफ अखबार में छपवा दो, तबादला खुद ब खुद हो जाएगा। क्या हुआ? ये बुढ़ापे का एक एक बाल बनाता है। इससे तो अच्छा है उस तरफ फिरवा ले। नहीं, मूंछों से चेहरा रोबदार होता है और रोब से इंसान बड़ा होता है। जरा सोचो, रविंद्रनाथ टैगोर वो रेशमी चोगा नहीं पहनते तो क्या इतने बड़ी कवि कहलाते? और एक तरफ बेचारे वो शरद चंद्र, जिंदगी भर मामूली धोती कुर्ता पहना
और उसका नतीजा भी उगता, कभी जिंदगी में बंगाल से बाहर जा ही नहीं पाए। खैर छोड़ो ये रूपक रहस्य, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ। काम? वो राम भरोसे खोमचे वाला है ना, खोमचे वाला? हाँ। सख्त बीमार और कल से बेहोश पड़ा हुआ है। अभी मैंने देखा 2-3 लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं मुझे। क्यों? वही लोग अस्पताल ले गए, भरोसा क्यों नहीं आपको? अरे उस पर उनकी उधारी है, तो जैसे ही होश में आएगा पैसे मांग मांग के दोबारा बेहोश कर देंगे। अगर तुम उसका भला करना चाहते हो तो जाओ उसके इलाज का प्रबंध करो। ठीक है काका। जा। उठ जा भरोसे, उठ जा, बाद में दे दियो पैसे, अभी मत दे भरोसे। ये ना ऐसे नहीं, भरोसे, इसको जुराब सुखाता हूँ। भरोसे, उठ गया। यार तेरी, कोई और तरकीब है तुम्हारे पास? भरोसे, अरे भरोसे देख देख तेरे क्या लाया हो, देख तेरे पौवा लाया हो, देख अरे साले ये तो कतई खा लिया। क्या करे, कैसे उठाए? भरोसे क्या हुआ इसको? देखो ठीक कराने लगा, बेहोश है ये। राम भरोसे, ओ राम भरोसे, देख कौन लोग आए हैं तेरे लिए। उठ जा राम भरोसे, राम भरोसे, अरे कैसे उठा? पहचाना? हरिराम मास्टर जैसे। मैं वही हूँ, हरिराम मास्टर। इधर फाटक पर बिना इलाज के मर गया था, अब प्रेत बनकर आया हूँ इलाज कराने। मगर यहाँ प्रेत का इलाज करते भी हैं? करते हैं। इनके हिसाब में देखो, कई नाम लिखे रहते हैं जिनके नाम से दवा स्टोर से निकल जाती है। वे वास्तविक इंसान नहीं होते, प्रेत होते। मेरी तरह मेरे मरने के बाद इन लोगों ने मेरा नाम रजिस्टर पर चढ़ा दिया और खर्च बताने लगे, और मैं खुद आ गया हूँ। खैर छोड़ो, वैसे इस भरोसे के मरने में कितनी देर? क्या पता, हम तो इसे इलाज कराने लाए थे। अरे तो यहाँ क्या कर रहे हो? दौड़ धूप करो, इसका इलाज कराओ। ऐसे तो सृष्टि का अंत तक यहीं खड़ा रहेगा ये। देखो फाटक के बाहर वो मरीज हफ्तों से पड़े हैं, अभी तक उनकी कोई जांच नहीं हुई। हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, ले जाओ उसे, मर जाएगा नहीं तो। मैं चला। मुंह क्या देख रहे? इसको होश में लाने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर से बात। ठीक है चलो। भरोसे, उठ जा भरोसे, उठ जा भरोसे, उठ जा ना भरोसे। डॉक्टर साहब कहिए क्या काम है? एक शिकायत, फाटक पर मरीज कई दिनों से पड़े हैं मगर उनकी जांच तक नहीं हो रही है। देखिए, आपका ख्याल गलत है। उनकी जांच तो हो रही है, इसे हम प्राथमिक जांच यानी कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। हाँ, ये ज़रा टेक्निकल चीज़ है। इसमें हम मरीज को पड़े में देकर उनके रोग का पता लगाते हैं और फिर इलाज करते हैं। अब ज़्यादा बीमार होंगे वो तो वैसे ही मर जाएंगे, उनके इलाज में जनता का पैसा क्यों बर्बाद करेंगे। जो कम बीमार होंगे वो ऊँट पर अपने घर चले जाएंगे। जिन्हें अस्पताल में घुसने की गुप्त रंगे पता है वो उसमें वैसे ही घुस जाएंगे। अब जो बचेंगे वही सच्चे मरीज होंगे, उन्हीं का इलाज होगा। डॉक्टर साहब,
अस्पताल में घुसने के लिए गुप्त सुरंगें भी? हाँ हाँ, कई सुरंगें हैं, पर वो गुप्त है, उनमें ताले लगे हैं। तो घुसा कैसे जाता है? हाँ, देखिए, ये बताने का हुक्म हम डॉक्टरों को नहीं है। हटिए हटिए। सुनिए, हाँ। पर घर बताया जाता है, आइएगा। डॉक्टर साहब हाँ। एक मरीज मैं भी लाया। अच्छा। उसे यहाँ मरने तो या घर? दोनों जगह सुविध है, जैसी आपकी इच्छा हो। अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ? मरीज को भर्ती कराना। उसके लिए फॉर्म भरो। फॉर्म? इसमें कुछ जरूरी सवाल है, उनके जवाब दो। पहला सवाल, वो अच्छा ही क्यों होना चाहता है? दूसरा सवाल, उसे इलाज का हक क्या है? तीसरा सवाल, मरीज या उसके साथी से यहाँ कौन कौन डॉक्टर डरता है और क्यों डरता है? चौथा सवाल, मरीज का इलाज करने से डॉक्टर को क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान, ये भी बताओ। पांचवा सवाल, ऐसे 5 बड़े आदमियों के नाम बताओ जो चाहते हैं उसका इलाज हो। आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, जी, मरीज का पॉलिटिक्स क्या? राम भरोसे का क्या पॉलिटिक्स? वो तो खोमचा लगाता है, उसका क्या पॉलिटिक्स हो सकता है? अरे होता है मियाँ, कीड़े और चीटे तक का पॉलिटिक्स होता है। पर वो तो अभी बेहोश है, उससे कैसे पूछा जा सकता है? अरे तो अपना लिख दीजिए। अस्पताल में 2 दल हैं, एम और डी। आप किसमें? क्या? इन दलों के राजनीतिक सिद्धांत क्या है? एक दूसरे को फाड़ना। आप किस दल में हैं? मैं? हाँ, मैं तो एम गुट में हूँ। अरे यार, तभी तो पिछले हफ्ते डी गुट ने मेरा तबादला करा दिया था। मैं 2-3 स्टेशन पहुंच ही पाया था, तब तक एम गुट ने करा दिया मेरा तबादला कैंसल। मैं इस गाड़ी से उतरा, उस गाड़ी पे चढ़ा और जैसे ही वापस पड़ा, उधर मैंने पाया कि डी गुट ने मेरा फिर से तबादला कर दिया। मैंने गाड़ी पकड़ी और फिर से चल दिया उधर, लेकिन तब तक फिर करा दिया एम गुट ने मेरा तबादला कैंसिल। इस तरह लगभग 1 हफ्ते तक मैं इधर से उधर से इधर से उधर, और फिर एम गुट जोरदार हो गया और मैं यहीं रह गया। डॉक्टर साहब, मैं तो ना एम का हूँ ना डी का, पर राम भरोसे को एम में होना है, वही लिख देता हूँ। हैं ये कंपाउंडर सिस्का डालो, इसका डॉक्टर दे दो। हैं सिक्का उठा के? डॉक्टर की टची है ना तुम्हें ग्रुप के साथ? चलिए। ओह माय गॉड, ठीक निकला है। मरीज एम गुट का और डॉक्टर डी गुट का। कहिए, इलाज करना है? हाँ हाँ, इलाज करवाना है। आइए आइए मेरे साथ आइए, आइए इस तरफ आइए। लाठी लिए क्यों खड़े हो रहे हैं? यहाँ हमारे साले का इलाज चल रहा है, उसकी रखवाली कर रहे हैं। मगर उसको किससे डर है यहाँ? डॉक्टर से। डॉक्टर से? ये वो डी वालों का है। अगर इधर कोई एम वाला डॉक्टर आ गया और उसकी छाया भी किसी मरीज पर पड़ गई तो उसको मर जाने देता है। इसीलिए जब कोई एम वाला डॉक्टर इधर आता दिखता है, हम लट घुमाने लगते हैं तो वे भाग जाता है। ये तो अच्छा है। 7 नंबर वार्ड में एक गरीब मरीज है, उसके तरफ से कोई लट उठाने वाला नहीं है। क्या उससे भी बचाओगे डॉक्टर से? आप निश्चिंत रहिए, हमारे रहते एम गुट का डॉक्टर बात नहीं कर सकता। धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। छोड़ तुम्हें जाता और रोज रोज मेरे सामने आके खड़ा ना हुआ करो। हाँ हाँ, सुबह शाम खा लिए जाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बोलिए। अब उसकी हालत कैसी है? इसकी राम भरोसे की। राम भरोसे सुधार हुआ? मुझे तो और बिगड़ी नजर आती है। बिगड़ी नजर आती है?
हालत और बिगड़ना ये भी तो सुधार है। अब वो जैसी हालत में आया था अब ऐसा हालत में नहीं रहा, यही सबसे बड़ा सुधार है। पर ये सुधार उसे मौत की तरफ ले जा रहा है। मौत की तरफ ले जा रहा है? हाँ, पर मौत तो जीवधारी का सबसे बड़ा शक्ति, जय नाशवान है, आत्मा अमर है। आत्मा को कभी टाइफाइड नहीं होता। अगर उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो उसे कभी टाइफाइड नहीं होगा, कभी रोग नहीं होगा। डॉक्टर साहब बोलिए। मैंने सुना है यहाँ डॉक्टर सिन्हा इस रोग के विशेषज्ञ। हाँ हाँ, उनको दिखाते हाँ? नहीं भाई नहीं, ये तो नीति विरुद्ध कार्य है। और फिर गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वधर्म मरणम से परधर्म भयावह, अर्थात अपने ग्रुप के डॉक्टर के हाथ से मरना अच्छा है, किंतु दूसरे ग्रुप के डॉक्टर के हाथ से बचना अच्छा नहीं है। नहीं भाई नहीं, ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा। पर यहाँ भी तो उसका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। अरे कोई उस पर ध्यान तक नहीं देता है। खमचे वाले का इलाज खमचे शरीर का ही होगा, कोई टाटा बिरला मिनिस्टर नहीं है, समझा? प्रभु, हे प्रभु, ये मुझे क्या हो रहा है? राधे 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 राधे। सुना था यहाँ एक डॉक्टर बड़ा ईश्वर भक्त है, सुबह शाम पूजा करता है, शायद वो राम भरोसे पर ध्यान दे। जय हो प्रभु, जय हो सिद्धि विनायक, जय हो भोले शंकर, जय हो। भगवान अब करो मेरा भी उत्थान प्रभु, करो मेरा भी उत्थान। भगवान अब तो सर्वज्ञानी हो, सब जानते हो आप, फिर भी अपने भक्तों के मुख से सुनना चाहते हो, ये भी सही है। भगवान अब मैं ठहरा एक छोटा सा तुच्छ प्राणी, और भगवान अब तो मैं बहुत बड़ा हूँ। कसम से भगवान, जब जब इस भक्त ने आपसे कुछ मांगा, हर बार आपने मेरी झोली भरी है, पिछले 2 बार को छोड़ के। भगवान बस आपसे एक विनती है, वो जो 3रे वार्ड का 7वें नंबर का मरीज है ना, बेचारा भूखा है, प्यासा है, एक जगह पड़ा रहता है, ना कुछ बोलता है ना कुछ चिल्लाता है। भगवान अब उसकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जाती भगवान, देखी नहीं जाती है। भगवान एक विनती है आपसे, उस बेचारे की दुनिया से उठा ले भगवान, इस दुनिया से उठा ले भगवान। मैं ना 51 रुपये की जगह पे 151 रुपये का प्रसाद चाहूँगा भगवान। इस बार तो इस पापी पेट का भी सवाल है और फुल इज्जत का भी। भगवान अरे इस बार निराश मत करना। डॉक्टर साहब, आप उस मरीज को मारना क्यों चाहते हैं? देखो भाई साहब, मैं एम गुट का डॉक्टर हूँ और वो डी गुट वालों के चार्ज में है। अगर वो मर गया तो बदनामी किसकी होगी? डी गुट वालों की। और मैं तो चाहता हूँ साला वो मर जाए, फिर उसको सस्पेंड करा के इंक्वायरी मैं कराऊंगा। आप ये प्रसाद खाओ और बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रसाद खाऊं या छोड़, राम भरोसे को बचाओ, मैं मर गया। अरे सालो, मेरे बाप और उसके बाप कमीनो और ये 2 कौड़ी के नेता उल्लू के पट्टो मुझे शिक्षा देते थे कि नम्र बनो, महान बनो, सरल बनो। कुछ तो तस्वीर बनकर लटक गए और मुझे यहाँ लटका कर चले गए सालो हराम खोरो। राम सिंह सिर्फ गालियां ही नहीं देता, एक रात को मेरे घर आया और गांजे की 2-4 कलियां डाल गया और सुबह आकर मेरे घर की तलाशी ली और रुमाल से मेरे हाथ बांधकर मुझे गिरफ्तार कर लिया। वैसे राम सिंह को मैं छोटे भाई जैसा चाहता हूँ। ये देखकर मुझे खुशी होती है कि राम सिंह बड़ी तेजी से योग्य होता जा रहा है और अपने काम में तरक्की करता जा रहा है। यही 7-8 रोज पहले की बात है। राम सिंह के बड़े भाई हनुमान सिंह बड़े परेशान से मेरे पास आए। अरे तुम्हें मालूम है राम सिंह छुट्टी पर घर आया है, तो पुलिस इंस्पेक्टर क्या हो गया, पागल सा हो गया, अजीब हरकतें करता है, सारा घर सर को उठा रखा है, दिन भर अपने आप को कमरे बंद कर लेता और दिन भर गालियां बकता रहता है।
अरे एक दिन क्या हुआ, मैंने खिड़की सुराख से झांक कर देखा, हमारे बाप दादा और नेताओं के चित्र जो दीवार पर टंगे वो खड़ा होने गाली पकड़ा। कदेवर सठिया गए है का? क्या हो गया? खेल रही थी मुन्नी, आगे पानी मांगने लगा। अब पानी देने पे बच्ची को जरा सी देर का हो गई। बता मुन्नी क्या कह रहा था? ए मुन्नी, पानी लेके वरना 7 साल के लिए जेल में अंदर कर दूंगा। जेल में? देखो ये बच्चे को बताने वाली बात है ये। और क्या बताए? घूस मांग रहा था, घूस बच्ची से हमरी। घूस? हाँ, रिश्वत। बोला था ए मुन्नी पैसे दे, नहीं तो भैया बड़े भैया से कहिए शिकायत कर दूंगा। बता मुन्नी उसके बाद क्या किया बता? हे भगवान, उन्हें तो रुपया जेब में रखे, अजीब हरकतें करते अरे बाप रे, देख रहे हो? पागल हो गए हैं। देख रहे हो? पागल हो गए आपके भाई। चल मुन्नी बताओ, अजीब हरकतें करता है और पूछो तो कहता है अभी नहीं समझोगे, आगे चलकर समझोगे। भाई मेरा तो दिमाग कहता है कि वो पागल हो गया। अब तुम ही संभालो उसे, मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनिए हनुमान, अरे नहीं तुम ही संभालो। अरे राम सिंह को मैं बचपन से जानता हूँ, बड़ा सुशील, ईमानदार और नम्र लड़का था। अरे सालों भाई, मैं भी कीड़ा पड़ेगा तुम्हें। अरे हाँ कर दो, इससे शिकायत करनी है उससे कर दो, मैं नहीं डरता। अरे 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 राम सिंह, ये मामला क्या है? ओह अच्छा अच्छा, तो बड़े भाई साहब ने आपसे भी शिकायत कर ही दी। अरे मुझे कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। मैं कहता हूँ बस एक महीना मुझसे कोई कुछ मत बोलो, कुछ मत पूछो। अरे मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब मैं भी जानता हूँ, ये सब काम क्यों करते हो तुम? अरे भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मैं नया इंस्पेक्टर लगा था, मेरे मन में भी वही ऊंचे आदर्श और देश के लिए सेवा भावना थी। एक दिन पास के गांव का एक लड़का चोरी की रिपोर्ट कराने आया, मैं फौरन पहुंच गया तहकीकात करने। आइए साहब, आइए आइए। साहब आइए बैठिए। नहीं बाबा जी, आप ही के घर में चोरी हुई है? बाबा जी, आप ही के घर में चोरी हुई है? क्या साहब मुझसे पूछ रहे हैं? अरे हाँ बाबा जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आखिर आपके सिवा कोई बाबा थोड़ी है यहाँ। लेकिन मेरा नाम तो ए साले बुड्ढे है, बाबा तो मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए कि चोरी हुई कब है? साहब ठीक है, दूध ये किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? अरे लीजिए। नहीं बाबा जी, इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ, इस वक्त मैं आपकी कोई चीज नहीं दूंगा, सुपारी का एक टुकड़ा तक नहीं। ले जाओ इसे। अरे ले जाओ इसे। और बाबा जी खड़े क्यों हैं आप? बैठ जाइए। अरे बाबा जी, आप अब तक खड़े हैं, आप हम सब में सबसे सियाने हैं। आप बैठिए आराम से, आप बैठिए। हुजूर देखिए, मैं जानता हूँ कि हमसे गलती हो गई है, अगर मैं होता तो हरगिज रिपोर्ट नहीं कराता और आपको हर्ज भी नहीं होता। मैं जानता हूँ कि हर्जाना देना पड़ता है। ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए और लड़के को माफ कर दीजिए। अरे बाबा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब सरकार हमें हमारे काम की तनख्वाह देती है भाई, तो मैं रुपए क्यों लूं? और बाबा जी, मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर हूँ, मैं 1 रुपया लेना भी गुनाह समझता हूँ। नहीं बाबा जी नहीं, आप रखिए इसे अंदर बाबा जी, आप निश्चिंत रहिए। बाबा जी वैसे वहां पर क्या है, मैं भी देख कर आता हूँ। भी तुम्हें कोई शक है? नहीं बाबा, कोई शक नहीं। अरे तो देखते क्या हो, धर लो साले को। चल बाबा जी, बाबा जी वहां पर जो एक रास्ता है, अरे बाबा जी, अरे बाबा जी,
अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे शहजाद और इंस्पेक्टर साहब से कह रहा कि कोई चोर या ठग पुलिस की वर्दी पहनकर आया था और हमने उसको बांध दिया है। अरे अरे बाबा जी, मैं कोई चोर या ठग नहीं हूँ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर। वो पुलिस वाला हो ही नहीं सकता। तू तो कोई चोर या ठग है जो हमें ठगने आया है। ठग कहेगा। अरे बाबा जी, आखिर तुम लोगों को मेरे ऊपर शक क्यों है भाई? शक क्यों है? अरे तुझमें एक भी लक्षण सच्चे पुलिस वाले नहीं है। हाँ, अरे पुलिस वाले को देखते देखते इतना बूढ़ा हो गया हूँ। हम तो इसलिए रिपोर्ट नहीं करते कि वो आएंगे और हमको ही तकलीफ देंगे और हर जाना भी हमसे ही लेंगे। और ये कहता है बाबा जी मैं चोरी का पता लगाऊंगा, बाबा जी चोरी का पता लगाऊंगा। बाबा जी, अरे बेटा, मुझे तो तुझ पे तभी शक हो गया था जब तूने मुझे आदर से बाबा जी कहा था। दूध भी नहीं पिया, पैसा भी नहीं दिया, लेकिन बेटा स्वांग ठीक से रचा नहीं पाए और पकड़े गए। बाबा जी, मैंने कोई स्वांग नहीं रचा, मैं असली इंस्पेक्टर हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर। जब भी असली पुलिस वाले आएंगे और तुझे 10 साल के लिए जेल में डालेंगे। अबे साले बुड्ढे। देखा, ये होते हैं असली पुलिस वाले। अरे साहब, मैं उसको यही तो समझा रहा था। अरे ये इन्हें हमारे थाने के नए इंचार्ज हैं, खोलो इन्हें अभी। अरे खोलो मुझे। तो भाई साहब, बस ये सब हुआ और इस दुर्दशा के बाद मैंने मान लिया कि मेरी ट्रेनिंग तो अधूरी रह गई है। इसके बाद मैंने 1 महीने की छुट्टी ली और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने घर वापस आ गया। राम सिंह, हमारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे और मेरे पिता इस असार संसार से कूच कर गए। अगर वो होते तो तुम उनका उपयोग करके 4 दिन में दक्ष हो जाते। बिल्कुल। खैर, अब वो तो रहे नहीं, तो आज से एक काम करो,